औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? ठीक ठाक के हैं? उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने सेकंड जो है वो चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। बायोलॉजी पार्ट 1 का ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसके तमाम लेक्चर्स को सुन लिया होगा। और इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट पेपर्स और एक छोटा सा टेस्ट भी आपके साथ शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग रिस्पांस देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई ख़ास इस हवाले से रिस्पांस नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रिस्पांस नहीं देंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको इस ग्रुप से कितना फ़ायदा जो है वो हो रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है वो आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर की जाती हैं, आप उस हवाले से अपना रिस्पांस लाजमी दिया करें, अपनी मौजूदगी का जो है वो सबूत दिया करें। ठीक है जी। तो बिला तख़ीर हम अपने सेकंड चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात पढ़ी है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये एक लेवल आता है बायोमॉलिक्यूल्स। देखें, जैसे ये आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है कि सेलुलर लेवल से क्या होते हैं, जो अगर हम एटॉमिक लेवल से बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, वो एटम्स से मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स, और जो एटम्स हैं उनके मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से सेल ऑर्गेनेल्स बनती हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स के मिलने से जो है वो सेलुलर लेवल बनता है, जो मतलब आप कह लें बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट लेवल जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स का है। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से क्या बनता है, डीएनए, डीएनए के मिलने से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम्स आगे जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स हैं, इनके मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो सेल के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स ही हैं। इसी तरह शुगर्स के मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, सेलुलोज है और वो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये मतलब एक स्लाइड है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दे रही है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो बायोकेमिस्ट्री के हवाले से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेकंड स्लाइड है जिसमें इस पूरे चैप्टर की स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो मौजूद है। वैसे तो मैंने इस पूरे चैप्टर को 7 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 7 लेक्चर्स के अंदर ही हो सकता है, 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, 7 से कम तो हो नहीं सकते। तो ये देखना होगा कि लेक्चर की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, मुझे कल भी कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, वो मेरे साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझसे ये कहेंगे कि सर चैप्टर नंबर 1 काफ़ी देर से कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैंने बीच में कई लेक्चर जो है वो
मिस भी किए हैं और कई लेक्चर्स मैंने डिले भी किए हैं। आप ये बात जानते हैं जो रेगुलर इस चैनल पे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। उसकी वजह ये रही है कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होते गए, तो जिनकी वजह से मुझे लेक्चर्स को डिले करना पड़ा। अभी भी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हम उनको तो नुकसान नहीं कर सकते, तो उनको तो रेगुलर लेक्चर्स ही मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं उनके लिए ये ऑफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स रह गए हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली वो मंगवा सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर डेफिनेटली जिस तरह लेक्चर चल रहे हैं उसी तरह ही चलेंगे। खैर मैं ये बात कह रहा था कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा लेंथी हो गया, ज़्यादा डिले हो गया, ज़्यादा टाइम उस पर लग गया। तो लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये हम इंशाल्लाह मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर जो है वो इसको कवर कर लेंगे। 7 लेक्चर्स हैं, तो हो सकता है कि हमें बीच में कोई एक आधा लेक्चर 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़े, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको 10 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उस पूरे सिलेबस को कवर करना भी एक बड़ा इशू होता है, तो इसलिए हमें ये सिलेबस को कवर भी करना है जल्द अज जल्द, और उसके बाद अपनी टेस्टिंग है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह की तरफ भी बढ़ना है। तो इसलिए ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें और डेली लेक्चर को जो है वो डेली बेस पर सुना करें, ताकि आपका काम ज़्यादा जो है वो डिले ना हो सके। ठीक है जी, स्कीम ऑफ स्टडी के बाद हम आगे चलते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपको कि हमारा ये जो चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री से इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन तक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। आप सब ये जानते हैं, आपने ये 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। लाइफ तो है ही सारी केमिकल रिएक्शंस का कम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि लाइफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइफ तो केमिकल रिएक्शंस का ही तो कम्बिनेशन है, तो इसलिए हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हैं। उनमें से जो फेमस है हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन, etc। अब ये जो हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कि ये 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और आप ये बात भी जानते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, बेसिक लेवल की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं, एसेंशियल होते हैं, दोनों मौजूद हों। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, यानी जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनके हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सब के सब जो है वो क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सब को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं। उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो वाटर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है 60 to 70% तो वाटर होता है। तो इसलिए ये जो वाटर है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर है जी। तो ये स्लाइड आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और इसमें मेरा ख्याल बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है जी। नेक्स्ट चलेंगे हम जी।
अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सारे रिएक्शंस का जो हम कलेक्टिवली उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो मेटाबॉलिज्म है। आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास की ये डेफिनेशन है। ऑल द एक्टिविटीज़ टेकिंग केमिकल एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। तो कलेक्टिवली जितने भी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सब को हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो कह देते हैं। फिर आप ये बात भी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली आगे इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं तो उसको हम जो है वो एनाबॉलिज्म कहते हैं। तमीरी अमल है, यानी इसमें चीज़ें तैयार होती हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शंस के ज़रिए से बड़े बड़े मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हों तो ऐसे रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है हो रहा होता है। तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म की एक एग्जांपल है। इसके अगेंस्ट दूसरी तरफ है कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उनके टूटने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द रिएक्शन इन विच कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और उनके टूटने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रेस्पायरेशन, जो फोटोसिंथेसिस के अगेंस्ट है। तो रेस्पायरेशन आपको पता है कि ये सेल के जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रहा होता है, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं और उनके टूटने से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया ना, तो इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। जी वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम जी, हमारा बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन जो है वो शुरू कर रहे हैं। आपकी बुक में ये पेज नंबर 18 है और यहाँ पे हम शुरू करेंगे जी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ठीक है जी, सिंपल है, सिंपल सी बातें हैं। आपने 10th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आए हुए हैं। तो कार्बन जो है इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन तो बेसिक चीज़ है ना जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मेन चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ कार्बन ही तो है। तो कार्बन जो है ये बेसिक एलिमेंट है। दूसरी बात, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कह सकते हैं। तो कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं और लाखों नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल लैब्स के अंदर तैयार किए जा रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ खसूसियात हैं। उसमें से जो सबसे पहली खसूसियत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है कि कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है और कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूसरे कंपाउंड्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, आप सब जानते हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो करता है। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग सिंगल भी होती है, डबल भी होती है और ट्रिपल भी होती है। तो इस तरह कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है और ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन की इस एबिलिटी की वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाए जाते हैं। जी, कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जो अभी हमने बात की। कार्बन की जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना जी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी लिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ लिंकिंग करके जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं।
अब वो लिंकिंग जब ये कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ करता है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बन जाते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स भी बनाता है, ठीक है। तो डिफरेंट रिंग्ड हाइड्रोकार्बन्स भी बनाता है, क्लोज सर्कुलर, ठीक है, क्लोज सर्कल, ओपन चेन, ठीक है जी, क्लोज चेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वो सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन की कैटिनेशन एबिलिटी की वजह से पैदा होती हैं। तो कार्बन की ये जो लिंकिंग एबिलिटी है ये बड़ी ज़बरदस्त है और इस लिंकिंग एबिलिटी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाए जाते हैं जी। तो कार्बन स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड, रिंग्ड, हर तरह के जो है वो कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है जी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बात भी हम पहले भी कर चुके हैं कि कार्बन डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जब मिलता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है, नाइट्रोजन के साथ मिल सकता है, सल्फर के साथ मिल सकता है, फास्फोरस के साथ मिल सकता है, यानी कि बेशुमार एलिमेंट्स के साथ कार्बन जो है वो लिंकिंग कर लेता है। तो जब कार्बन उनके साथ लिंकिंग करता है, बॉन्डिंग करता है, तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते चले जाते हैं। जैसे कार्बन OH के साथ मिलेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, इसी तरह ये COH है तो एल्डिहाइड है, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइनो ग्रुप यानी नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो अमाइंस हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। और बेटा ये आपने सारे जो है वो 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप को भी बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है और आपने देखा है कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन के साथ मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते चले जाते हैं। अल्कोहल है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स हैं, ठीक है जी, और एसिटल्डिहाइड है, मतलब कितनी ही इसकी कीटोन्स हैं, कितनी इसकी एग्जांपल्स आप जो है वो दे सकते हो। तो ये सब के सब जो है एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के साथ मिलकर जो है वो नए नए कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये नेक्स्ट चलेंगे हम कार्बन विद हाइड्रोजन। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है वो क्या करता है, जो हमारी फूड है ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। तो ये एसेंशियल सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का। तो ऐसी फूड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पाए जाते हों उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है। यानी ये एक बेसिक सी एक जो बात है वो हम एनर्जी सोर्स के हवाले से कर सकते हैं। कैसे तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वो उसमें एनर्जी भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेंगे, जैसे फैट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये आगे इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आगे आएगी जब हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एक करके डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह सब को हमने डिस्कस करना है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ आएंगी कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और वो क्यों स्टोर होती है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक सा एक करैक्टर बताया है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड ज़्यादा होंगे उनमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो ये एसेंशियल सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं एनर्जी का। जी आगे चलते हैं कार्बन विद ऑक्सीजन। तो कार्बन विद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है वो लिंकिंग करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये कहाँ होता है, ये ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब आपने यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स याद करने हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूँगा।
यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आपने इसको जहन में रख लेना है और अपना इसको याद कर लेना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो लिंकेज पाया जाता है ना, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, तो मोनोसेक्राइड आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए से, जिस लिंकेज के ज़रिए से जुड़ते हैं, उस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, ये आपने जहन में अभी बैठा लें। आगे जो आएंगे वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है जो आपने याद रखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से होते हैं, प्रोटीन्स में कौन से होते हैं, लिपिड्स में कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में कौन से होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। हमने फर्स्ट जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग भी है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको बड़ा सिंपल वे के साथ आपको याद करवाऊंगा मैं, और साथ साथ आपको मैं रिवाइज भी करवाता रहूँगा ताकि आपके जहन में वो रिफ़्रेश होता रहे। जी, तो कार्बन जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके दरमियान जो लिंकेज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं। ये दो हैं जनाब हमारे पास, क्या, मोनोसेक्राइड। पहले एग्जांपल देख ले, ये ग्लूकोज है। ठीक है, दोनों ग्लूकोज हैं, और ये इनके दरमियान जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों डाइसेक्राइड हैं, यानी कि दोनों जो हैं दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। ठीक है ना, तो माल्टोज भी डाइसेक्राइड है और लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, और ये दो मोनोसेक्राइड्स यानी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वगैरह कुछ भी हो सकता है जो मोनोसेक्राइड्स हैं, उनके मिलने से ये बनते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलेंगे हम। कार्बन विद नाइट्रोजन, ये जो लिंक है ना, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड, अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोटीन्स में नज़र आता है, और प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप ये बात जानते हैं कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे, यहाँ पर प्रोटीन्स बन रही हैं, यानी कंपैरिजन करते जाएंगे ना साथ साथ तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो कार्बन टू नाइट्रोजन जो लिंकिंग है ये हमें कहाँ नज़र आती है, ये हमें नज़र आती है प्रोटीन्स के अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो कार्बन टू नाइट्रोजन लिंकिंग है। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। जी नेक्स्ट चलेंगे हम। जी बस ये दो एग्जांपल्स हैं, बाकी एग्जांपल्स पे जब टॉपिक आएगा हम उसमें जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो बॉन्ड आपने याद रख लेने हैं। तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और कार्बन टू जो है वो नाइट्रोजन बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, अब हम इम्पोर्टेंस की तरफ आ गए हैं जी। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई जी, जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। मेन हेडिंग जो आपकी बुक में दी हुई है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन ही है, लेकिन मैंने आगे उसको डिवाइड किया है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये जो लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन के, जो टेट्रावैलेंट होना है, ये इस वजह से जो कार्बन स्ट्रक्चर्स बनाता है वो बड़ी स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स हैं जो पानी में सलूबल नहीं है।
आप वैसे भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो जब वो डिज़ोल्व नहीं होते तो इससे फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए जो हमारी ये ख़ास तौर पे जो एग्जांपल है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये वाटर डिज़ोल्व नहीं होती। तो अगर ये वाटर में डिज़ोल्व होती हो तो फिर तो सेल की जो है वो शेप ही ख़त्म हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी ही ख़त्म हो जाए, उसकी जो इंडिविजुअली जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी जो शनाख्त है वही ख़त्म हो जाए। फिर तो सेल की वो मतलब आप कह लें वजूद ही नहीं कायम, वजूद ही नहीं रहेगा, सेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कार्बन की नॉन पोलैरिटी है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, ये क्या करती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है करैक्टर जो है ना वो ये है कार्बन का इसके अंदर। ठीक है, और इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, आगे चलेंगे हम। सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बात की कि कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। तो जो फूड हम लेते हैं उसमें जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो टूटते हैं तो उससे हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें वो कहता है ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं। और उसकी वजह क्या है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी एग्जांपल जो बड़ी आपको जानते हैं बड़ी फेमस और कॉमन एग्जांपल है वो एटीपी है। तो एटीपी आपको पता है कि ये तो एनर्जी की करेंसी है। ठीक है जी, तो सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सब एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो एटीपी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे होती है वो भी आप जानते हैं कि जब फॉस्फेट टूटते हैं, तो जब फॉस्फेट टूटता है तो उसकी वजह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह एनर्जी स्टोर कैसे होती है कि एडीपी के साथ जब एक फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ता है बॉन्ड के ज़रिए से, टिल्डी बॉन्ड के ज़रिए से, तो उससे एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से सेल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एटीपी का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलेंगे हम लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो है वो लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। इस पूरे लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है वो सामने हैं। इस पूरे लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके क्या बना MCQs। और इसमें ये कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं। इसके लिए आप अपनी बुक में जो टेबल 2.1 है उस टेबल को आप कंसीडर करेंगे, उसको अच्छे से याद कर लें। उसमें सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वाटर और इन सब की परसेंटेजेस दी हुई हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। ठीक है जी। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आया है, वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का डिफरेंस है। आप सबको आता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आप अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं। देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर भी हो चुका है। तो जितना डिले करते जाएंगे उतना ही नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करें कि अपने जो दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं ताकि वो भी इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकें। ठीक है जी। तो हमारा ये सितंबर का मंथ भी कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद तो फिर आपको पता है कि रेगुलर क्लासेस भी चलेंगी और ये सारा कुछ है। तो इसलिए उन्हें कहीं इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जितना जल्दी हो सके वो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। ठीक हो गया जी। तो मैं इंशाल्लाह
जो है वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आप लिंक के ज़रिए से भी अपने क्लास फेलोज़ को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को इस ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर रोज़ रात को 8 से 9 बजे इस ग्रुप की प्राइवेसी ख़त्म की जाती है, और वो उसका मकसद ही ये है कि आप उस टाइम ग्रुप के अंदर जो है वो क्वेश्चनिंग करके टॉपिक के हवाले से या कोई भी मतलब इशू है उस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। और वो डिस्कशन आप ग्रुप के अंदर करेंगे तो सब लोग उसको सुनेंगे और उन सब को फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि 8 से 9 ये जो 1 घंटा आपका दिया गया है, इसी 1 घंटे के अंदर अपने क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप के अंदर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें। तो लास्ट में यही है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।